विज्ञान ब्रह्मांड की कहानी बताता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन हर कहानी को एक भाषा की जरूरत होती है, एक व्याकरण की। सही। आज हम उसी भाषा की ग्रामर सीखने जा रहे हैं। वो नियम जो हमें सटीकता और ईमानदारी से उस कहानी को बताने में मदद करते हैं। हम बात कर रहे हैं मात्रकों और मापन की। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कूल की फिजिक्स नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी है। तो आज हमारा मिशन है इस बुनियाद को समझना। हाँ, हम देखेंगे कि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक दूसरे की बात कैसे समझते हैं, यानी एसआई यूनिट्स क्या हैं। और सबसे जरूरी, जब हम कुछ मापते हैं तो उस नंबर पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। और हाँ, ये सारी जानकारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भौतिकी के एक मूलभूत अध्याय से ही ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इसके बिना पूरी तरह से केओस था। सोचिए ना, 19वीं सदी में अलग अलग देश सब अपनी अपनी प्रणालियां इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। कुछ सीजीएस सिस्टम पे थे, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ब्रिटिश सिस्टम एफपीएस था, फुट पाउंड सेकंड। और कुछ एमकेएस सिस्टम पे काम कर रहे थे, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। मुझे याद है एक बार मैंने एक अमेरिकी कुकिंग वेबसाइट से केक बनाने की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, और रेसिपी में सब कुछ काप और आउंस में था और मेरे पास सिर्फ ग्राम वाला वजन था। कहना ही क्या, वो केक किसी काम का नहीं बना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तब मुझे एक स्टैंडर्ड सिस्टम की असली कीमत समझ में आई। वैज्ञानिकों के लिए तो ये रोज का सिरदर्द रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ असुविधाजनक नहीं था, ये विज्ञान की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। हाँ। अगर एक वैज्ञानिक का डेटा दूसरे के लिए नॉनसेंसिकल है, तो आप एक दूसरे के काम पर आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है, प्रयोगों को दोहराना तो नामुमकिन हो जाता होगा। एकदम। इसीलिए एक यूनिवर्सल, एक जैसी प्रणाली की जरूरत महसूस हुई। और तब आया समाधान, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसे हम सब प्यार से एसआई कहते हैं। हाँ, और इसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी बीआईपीएम ने डेवलप किया। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है ना, इसे लगातार बेहतर बनाया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि 2018 के बड़े बदलाव से पता चलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम पर आधारित होना। इकाइयों को बदलना बहुत आसान है, आपको बस 10 की घात से गुणा या भाग करना है। मतलब डेसिमल पॉइंट को इधर उधर खिसकाना है। सही। फुट को इंच में बदलने जैसा सिरदर्द नहीं है। इसने गणनाओं को बेहद सरल बना दिया। ठीक है, तो केओस से निकलकर हम एक सिस्टम पर आ गए। अब इस सिस्टम के अंदर क्या है? मुझे जो बात सबसे फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि दुनिया की लगभग हर चीज को मापने के लिए हमें हजारों यूनिट्स की जरूरत नहीं है। नहीं है। सिर्फ 7। बस 7 आधार इकाइयां हैं। यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। ये 7 आधार इकाइयां विज्ञान के वर्णमाला के अक्षर हैं। अच्छा। इनसे आप कोई भी शब्द यानी कोई भी भौतिक राशि बना सकते हैं। ये हैं लंबाई के लिए मीटर m, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम kg, समय के लिए सेकंड s, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर A, टेम्परेचर के लिए केल्विन K, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और प्रकाश की तीव्रता के लिए कैंडेला CD। एक मिनट, मैंने हमेशा सोचा था कि 1 सेकंड मतलब बस 1 सेकंड होता है, शायद घड़ी की टिक टिक। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसे किसी परमाणु के अंदर होने वाली चीज से मापा जाता है। हाँ। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये काम कैसे करता है? ये कमाल का है ना। अब सेकंड को सीजियम 133 परमाणु के 2 ऊर्जा स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण से निकलने वाले विकिरण के 9,19,62,770 कंपनों में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया है। बाप रे। इसका फायदा ये है कि ये परिभाषा ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी लैब में एकदम एक जैसी रहेगी। ये पृथ्वी के घूमने या किसी पेंडुलम पर निर्भर नहीं करती है, एब्सोल्यूट है। और किलोग्राम का भी तो कुछ ऐसे ही हुआ है ना? हाँ। पहले तो वो पेरिस में रखी एक प्लैटिनम इरिडियम की सिलेंडर थी। हाँ, लेग्रां के, जो 1 किलोग्राम का मानक थी। हाँ, लेकिन एक भौतिक वस्तु के साथ समस्या ये है कि वो बदल सकती है। उस पर धूल का एक कण बैठ सकता है या समय के साथ उसके कुछ परमाणु झड़ सकते हैं। वो स्थायी नहीं है। तो अब क्या है? इसीलिए 2018 में किलोग्राम को प्लैंक स्थिरांक यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के आधार पर फिर से परिभाषित किया गया,
जो कि प्रकृति का एक मौलिक स्थिरांक है। एक सेकंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पेरिस वाला सिलेंडर चोरी हो जाए या उस पर कोई खरोच भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी हमें ठीक ठीक पता होगा कि 1 किलोग्राम कितना है। ये तो एक तरह से हमारे ज्ञान को भौतिक दुनिया की सीमाओं से आजाद करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। हमारी परिभाषा अब किसी चीज पर नहीं बल्कि एक विचार पर, एक सार्वभौमिक नियम पर आधारित है। और इन 7 के साथ 2 सहायक इकाइयां भी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, ये 7 इकाइयां तो नींव जैसी हैं, पर विज्ञान में हम रोजमर्रा की चीजों की बात करते हैं, जैसे गाड़ी की रफ्तार या किसी चीज पर लगने वाला जोर यानी फोर्स। क्या इनके लिए हमें और नई इकाइयां बनानी पड़ती हैं या इन्हीं 7 से काम चल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर व्युत्पन्न इकाइयां यानी डिराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। हमें नई इकाइयों की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम इन्हीं 7 आधार इकाइयों को गुणा और भाग करके लगभग कोई भी इकाई बना सकते हैं। जैसे रफ्तार यानी स्पीड, ये होती है दूरी बटा समय। तो इसकी इकाई क्या हुई? मीटर बटा सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। एकदम सही। और ये हमें विमाओं यानी डायमेंशंस की दुनिया में ले जाता है। हर आधार इकाई की एक विमा होती है। लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T वगैरह। तो गति की विमा हुई L बटा T, जिसे हम LT-1 लिखते हैं। बिल्कुल। इसी तरह बल, फोर्स, जो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, उसकी विमा MLT-2 बन जाती है। हर जटिल इकाई को इन सरल विमाओं में तोड़ा जा सकता है। तो अब तक हमने विज्ञान की भाषा के अक्षर यानी बेस यूनिट्स और शब्द यानी डिराइव्ड यूनिट्स बनाना सीख लिया है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम असल दुनिया में कुछ मापते हैं तो वो माप कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। तो हम अपनी लिखावट में ये कैसे दर्शाएं कि हमारा माप कितना भरोसेमंद है? ये विज्ञान में ईमानदारी का सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब सार्थक अंकों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट में छिपा है। सार्थक अंक? सार्थक अंक हमें बताते हैं कि किसी माप में कौन से अंक भरोसेमंद हैं और कौन सा पहला अंक अनिश्चित है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में एक सिंपल पेंडुलम का जिक्र है जिसका आवर्तकाल 1.62 सेकंड मापा गया। हाँ, तो इस माप 1.62 सेकंड में 1 और 6 विश्वसनीय अंक हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। ठीक है। लेकिन आखिरी अंक 2 अनिश्चित है। हो सकता है असली मान 1.61 हो या 1.63। तो सार्थक अंक हुए विश्वसनीय अंक प्लस पहला अनिश्चित अंक। तो इस मामले में 3 सार्थक अंक हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे 1.62000 सेकंड लिख दें तो हम एक ऐसी सटीकता का दावा कर रहे होंगे जो हमारे पास है ही नहीं, जो कि बेईमानी होगी। मुझे हमेशा इन शून्यों के साथ मुश्किल होती है। कभी उन्हें गिना जाता है, कभी नहीं। क्या इसका कोई आसान तरीका है समझने का? जैसे किसी माप में 3.500 और 3500 में क्या फर्क है? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। इसके कुछ सीधे सरल नियम हैं। पहला, गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक होते हैं। ठीक है। दूसरा, 2 गैर शून्य अंकों के बीच फंसा हुआ शून्य हमेशा सार्थक होता है। जैसे 2.05 में 3 सार्थक अंक हैं। मुश्किल तो ट्रेलिंग जीरोज यानी बाद में आने वाले शून्यों के साथ होती है। सही। तो नियम यह है, अगर संख्या में दशमलव है तो ट्रेलिंग जीरो सार्थक माने जाते हैं। तो आपके उदाहरण में 3.500 में 4 सार्थक अंक हैं। 4। अच्छा, वो आखिरी 2 शून्य जानबूझकर लिखे गए हैं ये बताने के लिए कि माप उस स्तर तक सटीक है। लेकिन अगर संख्या में दशमलव नहीं है, जैसे 3500, तो ये अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्यों? हो सकता है इसमें 2 सार्थक अंक हों, 3 और 5, और शून्य सिर्फ मान बताने के लिए हो। तो इस अस्पष्टता से बचने का क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका है वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करना। अच्छा, एक x 10 पावर b वाला फॉर्मेट। हाँ, हम 3500 को 3.5 × 10 क्यूब लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 2 सार्थक अंक। या अगर माप ज्यादा सटीक है तो 3.50 × 10 क्यूब यानी 3 सार्थक अंक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। समझ गया। साइंटिफिक नोटेशन सटीकता को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हम सार्थक अंकों को पहचान सकते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम इन मापे गए मानों को जोड़ते या गुणा करते हैं।
तब हमारे जवाब में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? इसके लिए भी दो बहुत ही तार्किक नियम हैं। गुणा या भाग के लिए नियम है। आपके अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि आपके सबसे कम सार्थक अंकों वाले इनपुट मान में है। स्रोत में घनत्व का एक उदाहरण है। मान लीजिए द्रव्यमान है 4.237 ग्राम यानी 4 सार्थक अंक। और आयतन है 2.51 घन सेंटीमीटर, जिसमें 3 सार्थक अंक हैं। जब आप कैलकुलेटर पर 4.237 को 2.51 से भाग देंगी तो आपको 1.688047 जैसा लंबा चौड़ा नंबर मिलेगा। हाँ, मिलता है। लेकिन हमारा एक इनपुट 2.51 सिर्फ 3 अंकों तक ही सटीक है, तो हमारा जवाब उससे ज्यादा सटीक होने का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, इसलिए हम उत्तर को 3 सार्थक अंकों तक राउंड ऑफ करके 1.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लिखेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी वाला नियम है। आपकी पूरी गणना सिर्फ उतनी ही सटीक हो सकती है जितनी आपकी सबसे कम सटीक माप। आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है, बिल्कुल यही बात है। ये तो सिर्फ भौतिकी में ही नहीं बल्कि कई चीजों में लागू होता है। एकदम। अब जोड़ या घटाव के लिए नियम थोड़ा अलग है। यहाँ हम सार्थक अंकों की कुल संख्या नहीं बल्कि दशमलव के बाद के स्थानों की संख्या देखते हैं। यानी यहाँ नियम है अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतनी ही स्थान होने चाहिए जितने कि सबसे कम दशमलव स्थानों वाले इनपुट मान में है। एक उदाहरण लेते हैं। जरूर। मान लीजिए हम 3 वजन जोड़ रहे हैं। 436.32 ग्राम, इसमें 2 दशमलव स्थान है। फिर 227.2 ग्राम, इसमें 1 दशमलव स्थान है, और 0.301 ग्राम, जिसमें 3 दशमलव स्थान है। कैलकुलेटर पर तो जवाब 663.821 ग्राम आएगा। हाँ, लेकिन हमारी सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? 227.2 ग्राम, जिसमें दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है। बिल्कुल। इसलिए हमारे अंतिम उत्तर को भी दशमलव के बाद सिर्फ 1 स्थान तक ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए। हम इसे 663.8 ग्राम पर राउंड ऑफ कर देते हैं। कमाल है। ये सिर्फ गणित के नियम नहीं है, ये वैज्ञानिक ईमानदारी के नियम हैं। सही कहा। चलिए अब हम अपनी आखिरी अवधारणा पर आते हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या है और ये इतना शक्तिशाली क्यों है? ये एक तरह से भौतिकी के समीकरणों के लिए स्पेल चेक जैसा है। ये हमें बताता है कि कोई समीकरण तार्किक रूप से सही हो भी सकता है या नहीं। कैसे? जैसा हमने पहले बात की थी, हर भौतिक राशि की एक विमा होती है, लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T आदि। और इसका मूल सिद्धांत है समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। जो सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। आप सेब में संतरे नहीं जोड़ सकते। हाँ, ठीक है। यानी आप केवल उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं समान हों। आप लंबाई में समय नहीं जोड़ सकते या बल में से वेग नहीं घटा सकते। बिल्कुल। एक समीकरण के सही होने के लिए उसके हर पद की विमाएं एक समान होनी चाहिए। चलिए इसे गति के उस क्लासिक समीकरण से जांचते हैं जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, x = x0 + v0t + ½ at²। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बाईं ओर है x यानी अंतिम स्थिति जिसकी विमा है लंबाई L। सही। दाईं ओर पहला पद है x0 प्रारंभिक स्थिति, तो उसकी विमा भी L है। ठीक है, ये तो बराबर है। दूसरा पद है v0t यानी वेग गुणा समय। वेग की विमा है L(T−1) और समय की t। जब इन्हें गुणा करते हैं कट जाता है और बचता है सिर्फ L। बहुत बढ़िया। और आखिरी पद है आधा at²। बिल्कुल। आधा तो बस एक नंबर है, इसकी कोई विमा नहीं। त्वरण A की विमा है L(T−1) और समय वर्ग t² की विमा है t²। तो यहाँ भी t² कट गया और बचा सिर्फ L। वाह! देखिए, समीकरण के हर एक पद की विमा L है। इसका मतलब है कि ये समीकरण विमीय रूप से संगत यानी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ये समझ में आता है। पर यहाँ एक चेतावनी भी है ना? हाँ। सिर्फ इसलिए कि एक समीकरण विमीय रूप से सही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भौतिक रूप से भी सही है। बिल्कुल सही। विमीय विश्लेषण आपको 12 जैसे स्थिरांकों के बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई समीकरण विमीय रूप से असंगत है तो ये 100% सिद्ध करता है कि वो समीकरण गलत है। ये गलतियों को पकड़ने का एक बेहद शक्तिशाली पहला फिल्टर है। तो आज हमने विज्ञान की भाषा और उसके व्याकरण के बारे में बहुत कुछ सीखा।
हमने एक सार्वभौमिक प्रणाली SI मात्रकों के महत्व से शुरुआत की। जिसने दुनिया भर में वैज्ञानिकों के लिए संवाद करना संभव बनाया। फिर हमने देखा कि कैसे सिर्फ 7 आधार अक्षर लगभग हर भौतिक शब्द का वर्णन कर सकते हैं, और सार्थक अंक कैसे उस कहानी में ईमानदारी और सटीकता लाते हैं। और अंत में हमने विमीय विश्लेषण की शक्ति देखी, जो ये सुनिश्चित करने का एक सुंदर तरीका है कि हमारे द्वारा लिखे गए समीकरण भौतिक वास्तविकता के साथ तालमेल में हैं। ये सब हमें दिखाता है कि दुनिया को मापना सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसी भाषा है जो हमें ब्रह्मांड को स्पष्टता से समझने और समझाने की शक्ति देती है। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात है। हमने देखा कि कैसे हमारी आधार इकाइयों की परिभाषाएं समय के साथ विकसित हुई हैं। एक भौतिक छड़ से प्रकाश की गति तक, एक भौतिक सिलेंडर से एक मौलिक स्थिरांक तक। हमारी वास्तविकता की समझ के लिए इसका क्या अर्थ है जब हमारे मापने के मानक स्वयं स्थिर नहीं है, बल्कि अधिक अमूर्त और सार्वभौमिक होने के लिए लगातार बेहतर किए जा रहे हैं। भविष्य में और भी उन्नत तकनीक के साथ सेकंड या मोल की परिभाषा कैसे बदल सकती है, और क्या हम कभी ऐसी परिभाषाओं तक पहुंचेंगे जो सचमुच अंतिम और अपरिवर्तनीय हों?